तो जैसे हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 12 कर रहे थे वेव्स, और अब हम उसकी एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यू, इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन completes its one vibration in 2 seconds, its frequency of vibration is। तो उन्होंने हमें टाइम पीरियड बता दिया है कि जो वन वाइब्रेशन है वो 2 सेकंड्स में है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी वी ऑल नो 1/t है, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड्स, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 पर सेकंड, यानी 0.5 हर्ट्ज़। 360 waves are passing through a point in a river in 1 hour. Time period of the wave is। तो 360 waves एक पॉइंट में से गुजरेंगी, उनको गुजरने में 1 घंटा लगेगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड है कि एक वेव को गुजरने में कितना टाइम लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग अपना टोटल टाइम लेंगे जो कि है तकरीबन 1 आवर। सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड, इसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ वेव से जो कि है 360। तो एक वेव का टाइम हमें पता चल जाएगा। सो ऊपर हमारे पास आएगा 3600 डिवाइडेड बाय 360, जिसका आंसर आता है 10। दिस मीन्स 10 सेकेंड हमारा आंसर है। इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक is 0.5 seconds. Water waves in ripple tank has speed of 10 meters per second and amplitude of 5 centimeters. Calculate the frequency of the waves। हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो तो है 0.5 सेकेंड्स। जो स्पीड है हमारे पास वेव की वो भी उन्होंने बताई हुई है, वो है हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड, और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो वो हमें कहना है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। तो हमें इन दो डिटेल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं, स्पीड और एम्पलीट्यूड की। हम लोग फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं एज 1/t। टाइम पीरियड हमें मालूम है जो कि है 0.5 सेकेंड्स। तो अगर मैं करूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.5, दिस बिकम्स 2, तो इसका आंसर हमारे पास है 2 हर्ट्ज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? एक्सरेज, तो एक्सरेज तो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट अगेन ट्रांसवर्स वेव। स्ट्रिंग वेव्स वो भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। साउंड, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर, तो फिर क्या होगा? तो रिफ्रैक्ट होता है पानी, यानी कि इस तरीके से जैसे सुनामीज़ में होता है। डीप ओशन से जब वाटर आएगा शैलो वाटर में, तो चूँकि वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है वाटर की डेप्थ पर। तो द डेप्थ ज़्यादा है, द डेप्थ कम है, तो पानी रिफ्रैक्ट करेगा, पानी की वेव्स रिफ्रैक्ट करेंगी और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएंगी, क्योंकि पानी की वेव्स स्लो होंगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीजेज़, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो वाटर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है जब वो डीप से शैलो वाटर में आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है वेव्स कहाँ से जनरेट हुई। टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेस, तो ऐसा भी नहीं होगा। स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेस, जब वो यहाँ से यहाँ पर आएंगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ये असल चीज़ है कि जो उनकी स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी। टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। वेवलेंथ ऑफ वाटर वेव्स इंक्रीजेस, वेवलेंथ कम होगी, तो स्पीड ऑफ वाटर वेव्स डिक्रीजेस। लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरियाज इज़ ड्यू टू, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रेडियो है लेकिन आप माउंटेन के दूसरी तरफ हैं, तो आप कैसे रेडियो वेव्स को फिर भी सुन सकते हैं? तो दिस इज़ ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जो वेव यहाँ आएगी वो यहाँ से डिफ्रैक्ट करके इधर आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसवर्स वेव्स? एक्स-रेज़ ऑफ कोर्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लाइट भी ट्रांसवर्स थी, तो ऑल ऑफ दीज़। सुनामीज़ आर मोस्ट ऑफन जनरेटेड बाय फ्लड नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, अर्थक्वेक। Waves transfer energy. Which of the following characteristics of a wave is independent of the other? सबसे पहले हमारे पास है स्पीड, फिर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, और फिर है हमारे पास वेवलेंथ। अगर हम लोग देखें तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो रिलेटेड हैं थ्रू दिस फार्मूला, लेकिन एम्पलीट्यूड इनसे बिल्कुल अलग है, तो इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज, तो दैट इज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दिस वन। ओके, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज हुए कंप्लीट। अब हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, एक ही कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करेंगे। इन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट क्रेस्ट, ट्रफ एंड ओरिजिन। ऑल्सो नंबर ए में हमें क्रेस्ट, ट्रफ और ओरिजिन को दिखाना है। ओरिजिन क्लियरली ये है जहाँ से वेव शुरू हो रही है। उसके बाद क्रेस्ट,
टॉप वाला हिस्सा क्रेस्ट है एंड देन बॉटम वाला हिस्सा ट्रॉफ है। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली डायग्राम एंड इसमें वो कहते हैं शो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट तो बुनियादी तौर पर मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, तो डिस्प्लेसमेंट बस आप कह सकते हैं इस तरफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, या इसी तरह हम नीचे भी जा सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कोर्स ये वाली जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या ये दिस इज एम्पलीट्यूड। देन फाइनली हमें दिखानी है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसी भी दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेस्ट्स हैं उनके दरमियान की डिस्टेंस, या कोई भी दो जो कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रॉफ्स हैं उनके दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। ओके, सो ये था हमारा कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 1 शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ waves in a ripple tank if time period of electrical vibrator is decreased, what will happen to the speed of waves। सबसे पहले हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अ, वो दोनों इन्वर्सली रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा अगर टाइम पीरियड कम कर दिया जाए। तो ऑफ कोर्स अगर टाइम पीरियड को कम कर दिया जाएगा, एक वेव कम टाइम में ट्रैवल करेगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ वेव के साथ क्या होगा। हमें स्पीड ऑफ वेव की रिलेशन भी पता है। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वेव्स की स्पीड भी बढ़ेगी, तो ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। ओके, सो ये था हमारा ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें कहता है व्हाट विल हैपन टू वेवलेंथ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स इन रिपल टैंक इफ वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर टू शैलो वाटर रीजन्स। रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। वही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से एक फॉर एग्जांपल स्लैब पड़ी हुई है और इधर हमारे पास एक रिपल टैंक है जो कि रिपल्स बना रहा है, वेव्स बना रहा है वाटर की। तो जब वाटर की वेव्स इस डीप वाटर से इसने वाटर की हाइट को कम कर दिया है, तो फॉर एग्जांपल वाटर इतना था। जब ये डीप वाटर से शैलो वाटर में एंटर होंगी तो वो उनके साथ क्या होगा। तो सबसे पहले तो वो डिफ्रैक्ट करेंगी। क्यों डिफ्रैक्ट करेंगी? क्योंकि वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है उनकी डेप्थ पर। जैसे लाइट रेज डिपेंड करती हैं डेंसिटी पर, ये डिपेंड करती हैं उनकी डेप्थ पर। जब डेप्थ कम हो जाएगी तो वाटर वेव्स स्लो हो जाएंगी, और जो चीज़ स्लो होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। सबसे पहले जब वाटर वेव्स इधर से इधर एंटर होंगी, फॉर एग्जांपल ये उनका वेव फ्रंट था कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, तो उनका वेव फ्रंट थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। इधर नॉर्मल आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन एनीवेज ये रिफ्रैक्शन होगी, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले वेवलेंथ के साथ क्या होगा, फिर स्पीड के साथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, और टाइम पीरियड के साथ क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की, तो ये अनचेंज रहेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा में, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज फिक्स्ड रहती है, क्योंकि ये उस पे डिपेंड करती है जो सोर्स इसको जनरेट कर रही है। जो चेंज होगा वो आपके पास वेवलेंथ चेंज होगी। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी आपके पास सेम रहेगा। अब उसके बाद सबसे पहले उसके बाद स्पीड के साथ क्या होगा। स्पीड आपकी कम होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स डेप्थ के साथ स्पीड मैटर करती है। डेप्थ कम हुई है तो आपकी स्पीड भी कम होगी। स्पीड कम हुई है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर दें तो ऑटोमेटिकली जो वेवलेंथ है वो भी आपकी कम होगी। तो ये काम होंगे। जो आपकी वेवलेंथ है वो कम होगी, स्पीड भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपके सेम रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लोजन आर टेकिंग प्लेस एट सन, वी गेट हीट ऑन अर्थ बट डू नॉट हियर साउंड, व्हाई। सो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो हीट है वो हमें लाइट के थ्रू मिलेगी। लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो बीच में वैक्यूम है उससे ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट एक ईएम वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो तो वैक्यूम से ट्रैवल करती है, उसके ज़रिए हमें हीट पहुंच जाएगी। लेकिन जो साउंड है वो एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को एक मीडियम की ज़रूरत है। वो मीडियम के साथ ही साउंड ट्रैवल हो सकता है। बीच में वैक्यूम है तो साउंड ट्रैवल ही नहीं हो पाता, इसलिए हमें आवाज़ नहीं आती। लेकिन हमें हीट पहुंचती है, क्योंकि उधर से हमें लाइट आ रही है। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट है व्हाई डू वाटर वेव्स रिफ्रैक्ट एट द बाउंड्री ऑफ शैलो वाटर एंड डीप वाटर, रिलेट दिस बिहेवियर टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने जैसे देखा, अगर हमारे पास अ, ऊपर शैलो वाटर है और नीचे हमारे पास डीप वाटर है, यानी उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो जब वाटर की वेव्स इधर से जनरेट होंगी और इधर आएंगी तो वो रिफ्रैक्ट करेंगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन तब होती है जब आपके पास अ, दो जगहों में एक वेव की स्पीड जो है वो डिफरेंट हो। तो इधर आपके पास अगर इस बाउंड्री को देखा जाए तो इधर चूँकि डेप्थ कम है तो यहाँ पर स्पीड वाटर की कम होगी, इधर डेप्थ ज़्यादा है तो वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसलिए रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि एक डेप्थ डिफरेंस है और वाटर की वेव्स की डिपेंड करती हैं आपकी डेप्थ पर। जब डेप्थ कम होगी तो वाटर की वेव्स यहाँ पर टकराएँगी, फ्रिक्शन की वजह से वो स्लो डाउन हो जाएँगी। तो जब वाटर की वेव्स इधर एंटर करेंगी, ये सरफेस वेव्स होंगी। सो जब ये मतलब होंगी तो ये ऊपर इधर ही वेव्स जनरेट होंगी सरफेस पर। लेकिन अगर एक आइडिया लेने के लिए हम बनाएँ तो इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल इनका वेव फ्रंट आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो जब ये इधर पहुँचेगा तो ये रिफ्रैक्ट कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि स्लो हो रहा है तो स्लो चीज़ें टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करती हैं। सो इधर आपका नॉर्मल होगा और आपकी जो वेव है वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कुछ इस तरीके से आपकी वेव जो है वो बेंड कर जाएगी वाटर की। तो ये आपके पास होगी रिफ्रैक्शन। फिर वो कह रहे हैं रिलेट दिस बिहेवियर टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसी तरह है। अगर आपके पास एक बाउंड्री है और इधर आपके पास लाइट इस मीडियम से इधर एंटर करती है। अब इधर स्लो हो रहा था तो हम भी इधर लाइट को स्लो करेंगे। लाइट स्लो होगी जब वो एंटर करेगी फ्रॉम ए रेयर मीडियम इनटू ए डेंसर मीडियम। तो बिल्कुल इसी तरीके से लाइट का वेव फ्रंट आएगा। जब वो इधर पहुँचेगा, चूँकि लाइट स्लो हो रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, कुछ इस तरीके से। सो लाइट की रिफ्रैक्शन भी बिल्कुल सिमिलर है इस तरह से, जो डीप से शैलो वाटर में वाटर की रिफ्रैक्शन आ रही है, क्योंकि दोनों वेव्स हैं और दोनों वेव की रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्लासिफाई डिफरेंट वेव टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जस्टिफाई वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड ए मीडियम। मुख्तलिफ वेव्स को क्लासीफ़ाई करना है हमें कि क्या उनको एक मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है, तो 2 ही तरीके से क्लासीफ़ाई की जा सकती हैं। एक है आपके पास ईएम वेव्स और दूसरी है आपके पास मैकेनिकल वेव्स। ईएम वेव्स वो हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है और मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको एक मीडियम की ज़रूरत है, उसके बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। सो यही 2 हमारे पास टाइप्स हैं वेव्स की, इस बेसिस पर कि क्या उनको मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट है जस्टिफाई व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट नीड अ मीडियम। तो क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक मीडियम की ज़रूरत नहीं है? तो उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके अंदर तो फ़ील्ड्स प्रोपेगेट हो रही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड क्योंकि वो चेंज हो रही होगी, वो एक मैग्नेटिक फ़ील्ड बनाएगी और वो मैग्नेटिक फ़ील्ड भी चेंज हो रही होगी, तो वो वापस से एक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड बनाएगी और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा और आपकी वेव आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इसको हम आने वाले चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसको किसी पार्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ये बस फ़ील्ड्स हैं, तो फ़ील्ड तो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स हैं, वो जनरेट ही पार्टिकल्स की वजह से होती हैं। उनके अंदर एक्चुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो वैक्यूम से कैसे मूव कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट। अंडर व्हाट कंडीशंस मैक्सिमम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स अकर्स। तो किन कंडीशंस में जो वेव्स की डिफ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होती है? 2 ही कंडीशन हैं, जैसे हमने कल देखा था। सबसे पहले हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हाई होनी चाहिए, हाई वेवलेंथ। तो उससे हमारे पास ऑटोमेटिकली डिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि वेवलेंथ कंपेरेबल होगी आपके उस कॉर्नर आपके ऑब्स्टिकल के साइज़ से या गैप के साइज़ से। और नंबर 2, अगर वो एक गैप से पास कर रही है, इन केस वो गैप से पास कर रही है, तो गैप का साइज़ स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि जितना स्मॉलर होगा उतनी ही ज़्यादा हम डिफ्रैक्शन को नोटिस कर सकेंगे। तो इन कंडीशंस में जो वेव की डिफ्रैक्शन है, वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन बाय डिस्क्राइबिंग हाउ इच प्रोसेस अफेक्ट्स wave direction and speed. Design an experiment to demonstrate both phenomena using a ripple tank and evaluate how changes in medium affect each process. सबसे पहले वो कह रहे हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से वेव की डायरेक्शन और स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिफ्लेक्शन से जो डायरेक्शन है वो फोर्स चेंज होगी। आपके पास एक वेव थी, वो आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन डायरेक्शन जो होगी, जो आपकी चेंज होगी डी डायरेक्शन, वो उसी सेम मीडियम में होगी, मीडियम चेंज नहीं होगा। और इसी के साथ साथ जो आपका नॉर्मल है उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। जहाँ तक बात है स्पीड की, तो स्पीड आपकी सेम रहेगी क्योंकि उसने मीडियम तो चेंज नहीं किया, मीडियम तो वही है, तो स्पीड आपकी चेंज नहीं होगी। तो ये होगा आपके साथ रिफ्लेक्शन में। अगर हम लोग बात करें रिफ्रैक्शन की, तो ये तब होगा जब आपकी वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, अगर वो कर सकती है। तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल लाइट रे आई, ये जा रही थी डेंस, ये जा रही थी रेयर टू डेंस, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। ये थी रिफ्रैक्शन। सबसे पहले इसमें डायरेक्शन, तो ऑफ कोर्स डायरेक्शन तो चेंज होगी। डायरेक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी वो, अगर वो स्लो हो रही है, और नॉर्मल से अवे बेंड करेगी अगर वो तेज़ हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें स्पीड की, तो ऑफ कोर्स स्पीड भी स्लो होगी या फिर फास्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइट के केस में लाइट की स्पीड डिपेंड करती है डेंसिटी पर, जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो रेयर टू डेंस आपके पास आपकी स्पीड जो है वो कम हो रही है। वाटर की वेव्स जो हैं वो किसी और चीज़ पर डिपेंड करती हैं, वो डेप्थ पर डिपेंड करती हैं, तो आपकी स्पीड जो है वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, लेकिन वो चेंज होगी। ओके, नेक्स्ट। एंड देन वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करें जिसमें आप यही चीज़ जो है वो साबित कर सकें। तो चलें उस एक्सपेरिमेंट को इधर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। सो वो रिपेल टैंक के थ्रू कह रहे हैं, यानी कि पानी, आप लोग पानी को लें और नीचे एक रिपल टैंक रखें जो कि इसमें रिपल्स जनरेट करेगा, वाटर वेव्स जनरेट करेगा। एंड देन आप रिफ्लेक्शन के इस प्रोसेस को साबित करें। रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग एक सिंपल यहाँ पर बैरियर खड़ा कर देंगे जिससे पानी नहीं गुजर सकेगा। यहाँ पर से जब रिपल टैंक पानी की वेव्स जनरेट करेगा तो हम देखेंगे कि जो पानी की वेव्स हैं वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो यहाँ से हम लोग रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। और रिफ्रैक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसी तरीके से आपके पास अगर पानी का लेवल था, नीचे आपके पास एक रिपल टैंक था, आप लोग यहाँ पर कोई स्लैब रख दें या कुछ भी रख दें, और यहाँ पर वाटर आपने शैलो कर दिया है और यहाँ पर अब डीप वाटर है। तो जब यहाँ पर से वो रिपल टैंक वेव्स जनरेट करेगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वो वेव्स जो हैं वो रिफ्रैक्ट करेंगी और आप उनको नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग रिफ्रैक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 न्यूमेरिकल है, इफ़ 10 waves are produced on a long stretch string of length 20 meters, what is the wavelength of the waves, what will be the frequency of the wave if speed of waves is 12 मीटर पर सेकेंड। एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 20 मीटर्स है और इस पर 10 वेव्स प्रोड्यूस की गई हैं और उन वेव्स की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। सबसे पहले हमें वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 20 मीटर्स पर 10 वेव्स हैं, तो हम सिंपली 20 मीटर्स डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे ताकि एक वेव की हमारे पास लेंथ आ जाए। सो ये होगा 2 मीटर्स। 2 मीटर्स होगी हमारे पास हमारी वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। अगर स्पीड उसकी है 12 मीटर्स पर सेकेंड, हमें पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v हमें पता है 12 मीटर्स पर सेकेंड, हमें उसकी वेवलेंथ पता है 2 मीटर्स, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के 12 डिवाइड बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास 6 हर्ट्स। सो ये दो होंगे हमारे पास हमारी वैल्यूज़ जो हमने निकालनी थी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In a ripple tank of length 1.5 meters, waves cover this length in 2 seconds. If distance between two successive crest and trough is 10 centimeter, then find the number of waves, frequency of waves and their time period. अगर आपके पास एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स
तो वेव्स ये लेंथ कवर करती हैं 2 सेकंड्स में। और इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज़ 10 सेंटीमीटर्स, तो वो कह रहे हैं अगर आपके पास ये वेव है कुछ इस तरीके से, तो एक जो सक्सेसिव क्रेस्ट है और उसी के साथ वाली जो ट्रफ है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर्स है। अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। तो जो लैम्ब्डा होगा वो होगा हमारे पास 0.1 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 0.2 मीटर्स। तो ये तो हो गई हमारे पास हमारी वेवलेंथ। इसके बाद वो हमें कह रहे हैं कि देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स। सबसे पहले हमारे पास लेंथ ये है, तो अगर हम लोग ने नंबर ऑफ वेव्स निकालना है तो सिंपली हम अपनी टोटल लेंथ को अपनी वेवलेंथ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी 0.2 मीटर्स। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2 7.5 वेव्स, यानी 7.5 वेव्स होंगी हमारे पास। उस रिपल टैंक में इतनी वेव्स जनरेट होंगी। नेक्स्ट हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हमें उसकी स्पीड पता है, अ, हमें हम उसकी सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो टोटल लेंथ थी 1.5 मीटर्स, जिसको उन्होंने कवर कर लिया है इन 2 सेकंड्स। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी वो होगी 0.75 मीटर्स पर सेकंड। सो अब हमारे पास हमारी स्पीड है, हमारी वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v है 0.75 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय जो हमारी वेवलेंथ है 0.2 मीटर्स। तो हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि निकल के आएगी 0.75 0.75 डिवाइडेड बाय 0.2 3.75 हर्ट्स। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। अब तक हमने अपनी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और अपनी नंबर ऑफ़ वेव्स निकालनी है जो कि हैं 7.5 वेव्स। अब जो बाकी चीज़ बची है वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बहुत ही सिंपल है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। 1 डिवाइडेड बाय 3.75 हर्ट्स। 1 divided by 3.75, so this becomes 0.267 सेकेंड्स। सो इतने सेकंड में एक वेव अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है यहाँ पर। तो ये होगा आपका टाइम पीरियड। तो हमने अपनी नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर जाएंगे। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स इन वैक्यूम। इसकी हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें लाइट की स्पीड पता है इन वैक्यूम, जो कि कांस्टेंट है सी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है लाइट की स्पीड। हमें उन्होंने लाइट की फ्रीक्वेंसी बता दी है। इस उस लाइट की जो हमने निकालनी है रेड लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 700 नैनोमीटर्स, यानी कि 700 इंटू 10⁻9 मीटर्स। तो ये हो गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना है, नहीं ये है हमारे पास हमारी वेवलेंथ। हमें निकालनी है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। वेलोसिटी है हमारे पास 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और लैम्डा है हमारे पास 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो जब आप इनको करेंगे तो दिस बिकम्स 3.0 इंटू 10⁸ आंसर डिवाइडेड बाय 700 इंटू 10⁻⁹। So this becomes 4.29 into 10⁻14 हर्ट्स। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि हमने निकालनी थी। तो ये न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। A wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeters. What is the speed of the wave? फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्स, वेवलेंथ है 0.03 मीटर्स।
हमने निकालनी है स्पीड, v इज इक्वल टू एफ लेमडा 12 हर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.03 meters. So 12 multiplied by 0.03, 0.36 meters per second. तो ये होगी हमारे पास हमारी स्पीड. तो हमने अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है. What is the wavelength of the radio waves transmitted by an FM station at 90 megahertz? सो वेवलेंथ क्या है उन रेडियो वेव्स की जो कि ट्रांसमिट करेंगे, एक एफएम स्टेशन ट्रांसमिट करेगा 90 मेगाहर्ट्ज पर. सो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज. स्पीड रेडियो वेव्स लाइट ही हैं, लाइट की एक किस्म है, तो इनकी स्पीड है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. वेवलेंथ, सो वेवलेंथ का फॉर्मूला है v डिवाइडेड बाय एफ. v है हमारे पास 90 इंटू 10⁻6 हर्ट्स डिवाइडेड बाय 3.0 इंटू 10⁸ हर्ट्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8. सो आंसर आता है नहीं, ये उल्टा लिख दिया है. ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा. सो आंसर आएगा 3.33 मीटर्स. सो ये होगी हमारी वेवलेंथ इस वेव की. ओके, तो यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हो गए. थैंक यू.